हेलो दोस्तों, हमने शिक्षण विधियों की क्लास में 2 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा था और अभी आगे और जो शिक्षण विधि है उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आती है आगमन विधि। ये आगमन विधि क्या होती है? तो चलिए देखते हैं। आगमन मस्तिष्क की एक विशेष प्रक्रिया है जो विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है अरस्तु। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद तर्क के आधार पर ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। अभी आगमन विधि के गुण हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करती है। आगे आती है व्याकरण। आगे है इसमें व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह विधि बालकों को अभ्यास और समय प्रयास करने का अवसर देती है। अभी इसके गुण तो हमने देख लिए, इसके दोष क्या हैं? दोष हैं परिश्रम अधिक लगता है, शिक्षण कार्य धीमी गति से होता है क्योंकि पूरा कार्य बालक को ही करना होता है, इसलिए इसमें परिश्रम भी अधिक लगता है क्योंकि ये बालक पर निर्भर होती है। सभी विषयों के शिक्षण में सदैव प्रयुक्त नहीं हो सकती और यह एक लंबी विधि है। और इसकी एक परिभाषा भी है। जायसी के अनुसार, जायसी ने इसकी क्या परिभाषा दी है वो भी देख लेते हैं। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, ये कहते हैं जायसी। और अभी इसमें आगे आती है निगमन विधि। निगमन विधि यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि के द्वारा छात्रों को स्वयं सीखने और निरीक्षण व चिंतन करने का कोई अवसर नहीं मिलता, यानी कि ये शिक्षक पर आधारित विधि है। अभी जो निगमन विधि है उसके गुण देख लेते हैं। इसमें समय कम लगता है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, अभ्यास कार्य शीघ्र तथा आसानी से हो जाता है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है, शिक्षक कार्य को सरल बना देती है, शिक्षक के कार्य को ये और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। और इस विधि के दोष भी देख लेते हैं कि दोष कौन कौन से हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, बालकों में रटने की आदत पड़ती है, रुचि की अवहेलना होती है और छोटी कक्षाओं के लिए तो ये उपयोगी नहीं होती। और अभी इसमें हम देखते हैं कि आगमन और निगमन विधि के जो सूत्र है ना, क्योंकि ये दोनों विधि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो इसके जो सूत्र है ना वो भी देख लेते हैं हम कि सूत्र कौन कौन से हैं। तो ये भी आप नोट कर लेना। यहाँ पे है आगमन, आगमन विधि और ये है निगमन विधि। आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें फर्स्ट है, इसमें लिखेंगे हम उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और ये जस्ट इसके विपरीत हो गई, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। और इसमें सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और इसमें हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें आगे है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसमें हो जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ये विधि मूर्त से अमूर्त की ओर है और जबकि निगमन विधि है वो अमूर्त से मूर्त की ओर है, क्योंकि ये दोनों विधि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो अभी
आगे हम देखते हैं कौन सी विधि आती है। आगे आती है रसास्वादन विधि, यानी कि रसास्वादन की रस यानी कि आनंद और आस्वादन यानी कि ग्रहण करना। किसी रचना को उचित गति, भाव, भंगिमा तथा लहजे के साथ प्रस्तुत करने पर वह रसास्वादन के अंतर्गत आती है। इसमें आगे देखते हैं कविता पाठ में शिक्षक और छात्र मिलकर इसी आनंद की खोज करते हैं। कविता में अध्ययन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। अभी इसमें देखते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य केवल अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनाना भी होता है। और इसमें आगे है कविता का आनंद लेना कविता की सार्थकता है और इसका प्रयोग सभी सत्रों पर होता है। रसानुभूति काव्य संवादन की चरम सीमा है। यह एक उपसंहार विधि है। कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसकी रसानुभूति कराने के लिए इस विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इस विधि के हम गुण देख लेते हैं कि इस विधि के क्या क्या गुण हैं। रस आस्वादन विधि की कक्षा का वातावरण आनंदमय बनता है। बालकों में विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, क्योंकि रुचि तो अपने आप ही जागृत होगी अगर शिष्य कोई कविता को अगर अच्छी तरह से अच्छे ढंग से आनंद के माध्यम से बच्चों को बढ़ाता है तो उस विषय में बच्चों की बहुत अच्छी रुचि बनती है। भावात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। और इसके दोष हैं वो क्या क्या हैं। व्याकरण व साहित्य के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है। मूल भावना या मूल अर्थ गौण हो जाता है। और आगे आती है सूत्र विधि। आगे कौन सी विधि है? सूत्र विधि व्याकरण के लिए उत्तम विधि मानी जाती है। जो सूत्र विधि है ना वो व्याकरण के लिए उत्तम मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्य से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति है ना वो संस्कृत साहित्य से मानी जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक बोर्ड पर कुछ सूत्र लिखता है। उन सूत्रों के आधार पर अपना विषय और शीर्षक तैयार करता है। मतलब जो टॉपिक जो अध्याय कुछ भी हो जो बच्चों को पढ़ाना होता है वह सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर लिखा जाता है और उसी के माध्यम से अपना आगे शीर्षक वो है जो है वो तैयार करता है। और इसमें आगे इसके गुण क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। समय और श्रम की बचत, उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी हो ही गई। छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है। यह निगमन विधि का ही एक रूप है, क्योंकि निगमन विधि भी नियम से उदाहरण की ओर है और ये विधि निगमन विधि का ही एक रूप है। इसके दोष देख लेते हैं कि दोष कौन कौन से हैं। रटने की प्रवृत्ति का विकास, निम्न स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो है वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगे आती है समवाय या पाठ्य पुस्तक विधि। सर्वप्रथम फ्रोबेल द्वारा 9वीं सदी में बालकों को जीवन केंद्रित शिक्षा देने का विचार दिया गया। समवाय से अर्थ होता है मिलना, यानी कि सभी प्राणियों के गुणों को लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिसमें दोष कम से कम हो और अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। इसमें आगे अध्यापक विषय वस्तु को ग्रहण योग्य बनाने के लिए व्याख्या, कठिन निवारण, शुद्ध उच्चारण आदि पर प्रकाश डालता है। गद्य पद्य पढ़ाते समय व्याकरण का कोई अंश आ जाता है तो शिक्षक उसे वहीं स्पष्ट करा देते हैं। इसमें एक नोट लगाकर क्या लिखना कि समवाय विधि में पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्याकरण का ज्ञान कराता है, इसलिए इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। मतलब इसे पाठ्य पुस्तक विधि क्यों कहते हैं कि समवाय विधि में पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्याकरण का जो ज्ञान है ना वो भी करवाया जाता है, तो इसलिए इसे पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं। इसके गुण हैं छात्रों को मिली जुली पाठ्य पुस्तक का ज्ञान कराना, बुनियादी शिक्षा पर बल, इसे सहयोग की विधि भी कहते हैं। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करती है। इसके दोष, बच्चों का ध्यान भटकता है, नियमित व्याकरण शिक्षा नहीं दी जाती, इसमें तारतम्यता नहीं रहती। अभी इसमें समवाय विधि से संबंधित कुछ सिद्धांत भी है वो देख लेते हैं। तो फ्रोबेल ने तो ये पहले दिया ही था जीवन केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, और हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि सह संबंध का सिद्धांत, और डीवी सामाजिकरण का सिद्धांत, और गांधी जी कहते हैं बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। ये इस विधि के सिद्धांत हैं। आगे आती है भाषा संसर्ग विधि।
भाषा संसर्ग विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रचलन है ना, वो 1992 ईस्वी में लोक इसमें हम देखते हैं कि भारत में इस विधि का प्रचलन सर्वप्रथम 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना के माध्यम से हुआ। इसमें केवल भाषा का ज्ञान कराया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने में उपयोगी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करवाकर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है कि मतलब जो भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका प्रयोग किस तरह से करना है, वो इस विधि के द्वारा छात्रों को समझाया जाता है। इस विधि के गुण: बालक कम समय में पुस्तक पढ़ना सीख जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि विद्यार्थी बुद्धि व तर्क के माध्यम से स्वयं निर्णय करते हैं कि भाषा का आदर्श रूप कौन सा है। इसके दोष: समय अधिक लगता है, उच्च स्तर हेतु अनुपयोगी और व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रहती है और ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है और संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। इसमें मतलब इस विधि की जो अन्य जानकारियां हैं वो भी शामिल है इसमें। और इस विधि में छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आगे आती है अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि, इसे हम समरण, भाष्य या सैनिक विधि भी कहते हैं। इसका सूत्रपात जो है वो अमेरिका देश से माना जाता है। किससे माना जाता है? अमेरिका देश से। इस विधि में स्वर्ण व उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व है। लेखन और वाचन पर कम बल देते हुए वार्तालाप पर अधिक बल देकर भाषा सीखना, ये इस विधि की परिभाषा या फिर इस विधि का अर्थ है। इसके गुण है वो भाषा क्षमता विकसित होती है, भाषा कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है, वातावरण व परिवेश में अनुकरण द्वारा सीखना, इसे श्रव्य भाष्य सेना विधि भी कहते हैं। इसके दोष: इसमें लेखन कौशल का विकास नहीं होता, क्योंकि लेखन कौशल का विकास कैसे होगा, इसमें तो सिर्फ श्रवण और उच्चारण कौशल ही दिया गया है, तो इसमें लेखन कौशल का विकास नहीं होता। आगे आती है सहचार्य विधि। जो सहचार्य विधि है उस विधि के प्रवर्तक मारिया मोंटेसरी जो इटली के को माना जाता है। यह विधि पाश्चात्य विधियों की देन मानी जाती है। इस विधि में बच्चों को कुछ वस्तुओं के सामने लाया जाता है, जहाँ वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। फिर बालकों को उन कार्डों को उचित स्थान पर रखने को कहा जाता है, जिससे बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कार्ड को सही स्थान पर रखते हैं तथा इसी अभ्यास के दौरान वह अनेक शब्दों और वर्णों को सीख जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के बालकों में उपयोगी है क्योंकि बालकों को कुछ शब्दों का ही ज्ञान रहता है। इस विधि की एक विशेषता यह भी है कि ये सीमित होते हुए भी मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। और इस विधि के जो दोष है ना, इस विधि में दोष कौन सी विधि, हाँ सहचार्य विधि के दोष है ना, इसमें भी छात्रों को केवल संज्ञा शब्दों का ज्ञान होता है और लेखन कौशल का विकास नहीं होता सहचार्य विधि में। आगे आती है प्रत्यक्ष विधि। आगे है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के अन्य नाम हैं निर्बाध विधि, सुगम पद्धति और प्राकृतिक विधि। इस विधि में चलिए आगे देखते हैं। मातृभाषा का प्रयोग नहीं, मतलब इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। लेखन कार्य नहीं, मतलब कम लेखन कार्य होता है। मौखिक कार्य को प्रधानता। बच्चों को अनुकरण द्वारा ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी की पाठ में रुचि बढ़ाने के लिए आदेश निर्देश प्रश्नोत्तर शंका समाधान के द्वारा कक्षा वातावरण को अनुकूल बनाना और बालकों को अनुकरण द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है।
ये तो हमने पहले देख लिया था। भारत में इस विधि का प्रयोग बंगाल टिपिंग द्वारा, मुंबई फ्रेजर द्वारा और मद्रास श्री येट्स द्वारा किया गया। और इस विधि के जो गुण हैं, इसमें भाषाई कौशलों का विकास, सरल भाषा का प्रयोग और समय की बचत, भाषा सौंदर्य का विकास, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये विधि प्रत्यक्ष है। मतलब जो भी हम प्रत्यक्ष किसी चीज को देख के उसका कार्य, मतलब जो कार्य करते हैं, उसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि के जो दोष हैं वो भी देख लेते हैं। सीमित शब्दों का ज्ञान, सामान्य बुद्धि के बालकों के प्रति उदासीनता, व्याकरण की उपेक्षा, मातृभाषा को उपेक्षित रखना संभव नहीं। आगे आती है भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा शिक्षण का केंद्र होती है। मतलब हम जब शिक्षण शुरू करते हैं ना, तो उसका केंद्र है ना, वो भाषा होती है। शिक्षण का केंद्र होती है भाषा। शिक्षक का स्थान कंप्यूटर ले लेता है। भाषा में तीव्रता से गति आती है। छात्रों के कौशलों का विकास महत्वपूर्ण होता है। इसमें ये एडविन पेकर के अनुसार इन्होंने भाषा प्रयोगशाला की एक परिभाषा दी है। मतलब भाषा प्रयोगशाला विधि की एक परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है, जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। दूरभाष हो गया, कंप्यूटर हो गया, ध्वनि मुद्रण हो गया, नियंत्रण प्रकोष्ठ हो गया, और में हो गया सब। वो कंप्यूटर तो आ ही गया है, और श्रवण कक्ष हो गया। और ये जो है इसकी आवश्यक सामग्रियां हैं। और इसमें आगे देखते हैं इसके गुण। अभ्यास से कमियां दूर होती हैं, प्रबलन प्राप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, अनुकरण से उच्चारण शुद्ध होता है, निरीक्षण का अवसर मिलता है, शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान देता है। और इसके दोष हैं वो है समय अधिक लगता है, क्योंकि समय तो अपने आप ही अधिक लगेगा, क्योंकि हम जब किसी चीज को मतलब ऐसे सहायक सामग्री के माध्यम से जब पढ़ाएंगे तो उसमें समय तो अधिक लगेगा ही। पठन पठन लेखन का प्रयोग नहीं होता है, खर्चीली विधि है, अधिक संख्या वाली कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी जो बाकी की जो विधियां रह गई हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।